हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस डी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम इक्विवेलेंस रिलेशन फंक्शन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इस यूनिट का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ, मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूं। ये देखिए, सो इक्विवेलेंस रिलेशन फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्टिबिलिटी एंड इनवर्स ऑफ फंक्शंस। तो जितने तरह के फंक्शंस होते हैं हम सारे कर चुके हैं, उनका कंपोजिशन कर चुके हैं, इन्वर्टिबिलिटी एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन कर चुके हैं। अब है वन टू वन कोरेस्पोंडेंस एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। ये एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको फटाफट इस क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। उसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी फिर, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी क्लास में। ठीक है, फिर ये यूनिट फाइनल हो जाएगी। ओके, और पीवाईक्यू पीडीएफ हम जो पेड बैच है उनके लिए, उनको हम हैंड रिटन पीवाईक्यू पीडीएफ और साथ में हैंड रिटन नोट्स ये सब दे चुके हैं। तो जिसको भी अगर अभी भी पेड बैच में एनरोल होना हो तो बैच 2 लॉन्च कर दिया गया है, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। उसके अंदर यूट्यूब की जितनी पीडीएफ होंगी, जो यूट्यूब पर क्लास चल रही हैं, उनकी भी हैंड रिटन पीडीएफ, उनके पीवाईक्यूज जो यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हैं, और जो बैच में क्लास चलेंगी उनकी भी हैंड रिटन नोट्स और पीवाईक्यू सब कुछ उसमें मिलेगा। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप एनरोल हो सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, यूनिट नंबर 2, और टॉपिक है हमारा वन टू वन कोरेस्पोंडेंस एंड द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। अच्छा, शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा प्यारा सा नोट है। क्या है, देखो, द ग्राफ ऑफ एफ इनवर्स, मतलब कोई फंक्शन एफ था, उसका जो इनवर्स है, मतलब फंक्शन एफ का जो इनवर्स है उसका जो ग्राफ होगा, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ एफ अक्रॉस द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। मतलब कि जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन ये बीच में से जाती है। ठीक, तो जो फंक्शन f का ग्राफ होगा ना, उसकी रिफ्लेक्शन जो होगी y इज इक्वल टू एक्स लाइन में, वो f इनवर्स का ग्राफ होगा। ठीक है, द ग्राफ ऑफ f इनवर्स इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ f अक्रॉस द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट इज ऑलवेज यूनिक। इनवर्स, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो हमेशा यूनिक होता है। किसी भी फंक्शन के 2 इनवर्स नहीं हो सकते। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। क्लियर। अब आ जाइए वन टू वन कोरेस्पोंडेंस। पहले ये 2 पॉइंट हम नोट कर चुके हैं। ठीक है सर, अब वन टू वन कोरेस्पोंडेंस को एक बार रीड करो। कौन रीड करेगा? प्रदीप कुमार, फटाफट रीड करो भाई। देयर इज वन वन कोरेस्पोंडेंस बिटवीन ए एंड बी, सेट ए एंड बी, इफ एंड ओनली इफ। मतलब 2 सेट हैं ए और बी, उनके बीच में वन वन कोरेस्पोंडेंस तभी होगी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। मतलब अगर सेट ए और बी दोनों के बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है, मतलब दोनों वन वन ऑन टू है, तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में वन वन कोरेस्पोंडेंस होगी। अगर वन वन कोरेस्पोंडेंस होगी तो बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी दोनों में, और अगर दोनों में बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वन वन ऑन टू है, तो वन वन कोरेस्पोंडेंस भी होगी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बस इतनी सी डेफिनेशन थी कि अगर वन वन ऑन टू है, मतलब बाइजेक्शन है बिटवीन ए एंड बी, तो वन वन कोरेस्पोंडेंस होगी बिटवीन ए एंड बी। और उल्टा भी ट्रू है, वन वन कोरेस्पोंडेंस है बिटवीन ए एंड बी, तो बाइजेक्शन भी होगी बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि यहां पर इफ एंड ओनली इफ लिखा हुआ है। और इफ एंड ओनली इफ का मतलब है अगर ये है तो फिर ये होगा, अगर ये है तो फिर ये भी होगा, दोनों आना जाना दोनों तरफ अलाउड। अब है कार्डिनलिटी ऑफ अ फाइनाइट सेट। और कार्डिनलिटी, किसी भी सेट की कार्डिनलिटी की नोटेशन क्या होती है? जैसे ये ए सेट है ना, और इसकी कार्डिनलिटी निकालनी है तो इसका मोड लगा देते हैं, मतलब जैसा मोड का साइन होता है ना, वो लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। ठीक है, वो उस सेट की कार्डिनलिटी होगी। अब कोई बच्चा ये पूछेगा, काजल मुझसे ये पूछ रहे कि सर सेट की तो कार्डिनलिटी ठीक है, अब एम्प्टी सेट भी तो होता है फाई, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो भाई काजल, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? जैसे ये फाई है ना एम्प्टी सेट, तो इसकी कार्डिनलिटी अगर मुझे निकालनी है तो इसकी तरफ ये कार्डिनलिटी का साइन लगा दिया। और इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? इसके अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, सो फाई की कार्डिनलिटी यानी कि एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी होगी 0। और ये बताना पड़ेगा ये फाई क्या है, ये एम्प्टी सेट को डिनोट कर रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाइए, इक्वी कार्डिनल क्या होगा? इक्वी कार्डिनल, अच्छा कार्डिनलिटी आप समझ गए होगे। कार्डिनलिटी मतलब कितने उस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट हैं, और इक्वी मतलब इक्वल जैसा कुछ नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इक्वी कार्डिनल क्या होगा। 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वी कार्डिनल
और हैविंग द सेम कार्डिनलिटी, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। जब दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों सेट इक्वी कार्डिनल है। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें भी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है, और दो सेट हैं ए और बी आर सेड टू बी इक्वी कार्डिनल और हैविंग द सेम कार्डिनलिटी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट वन टू वन कोरेस्पोंडेंस बिटवीन देम, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड बी। अगर ए और बी के बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है तो दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी। और बाइजेक्शन अभी अभी बता के आई है कि अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती होगी ए और बी में तो उनमें वन वन कोरेस्पोंडेंस होगी, वन वन कोरेस्पोंडेंस होती थी तो बाइजेक्शन होती थी। अब एक चीज और निकल के आ गई बाइजेक्शन के साथ कि अगर बाइजेक्शन है बिटवीन ए एंड बी तो दोनों इक्वी कार्डिनल भी होंगे, इक्वी कार्डिनल। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर जो एलिमेंट है उन सब की यूनिक इमेज बी के अंदर होनी चाहिए, और जितने भी बाइजेक्शन मतलब वन वन ऑन टू बोथ। अब ऑन टू कैसे होगा? जितने भी एलिमेंट कोडोमेन के अंदर है उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो इसका मतलब दोनों जैसे हर एक की इधर इमेज होगी और यूनिक इमेज होगी और हर एक की इधर से प्री इमेज भी होगी, तो इसका मतलब दोनों में एलिमेंट सेम हो जाएंगे। कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक, तो वन वन कोरेस्पोंडेंस, समझो बात को, वन वन कोरेस्पोंडेंस है इफ एंड ओनली इफ बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड बी, मतलब दोनों वन वन ऑन टू होंगे, वन वन ऑन टू होंगे बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और बाइजेक्शन है तो वन वन कोरेस्पोंडेंस भी होगी, यही चीज हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक, और इक्वी कार्डिनल का मतलब है कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम होगी अगर दोनों में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करती है, बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड बी। और बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड बी है तो दोनों सेट इक्वी कार्डिनल भी होंगे, मतलब दोनों की कार्डिनलिटी सेम भी होगी। है ना, बिल्कुल आसान। एक बार खुद पढ़ के देखोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको और डिटेल में रियल में करेंगे, बाकी कोई जरूरत नहीं है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, एक दो प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस। जैसे मुझे दो मैपिंग गिवन है, दो नहीं तीन मैपिंग गिवन है, और ये बात ध्यान रखनी है कि ये कहां से मैपिंग कहां पे मैप हो रही है। तो अल्फा एक मैपिंग ली जो सेट ए से सेट बी पे जा रही है, बीटा एक मैपिंग ली जो बी से सी पे जा रही है, और गामा मैपिंग ली जो सी से डी पे जा रही है। मतलब ये ए से बी तक थी, फिर ये बीटा वाली बी से शुरू हुई, ये बी से सी तक है, और गामा जो शुरू हुई वो सी से शुरू हुई डी तक है। आगे बात समझ में। अब यहां पे आ जाओ। अब जैसे सबसे पहले जो है एक बात ध्यान रखनी है आपको कि हम जो मैपिंग पे काम शुरू करते हैं ना, जैसे कंपोजिशन में भी आप देखोगे ए सेट ए कंपोजिशन बी, तो बी से काम शुरू करते हैं, मतलब जो इधर की तरफ होता है उससे काम शुरू करते हैं। जैसे ए और बीच में कंपोजिशन का साइन और बी, तो हम इस बी से काम शुरू करते हैं, है ना। तो हमने क्या लगाया? एसोसिएटिविटी लगाई, और क्योंकि अल्फा क्योंकि सबसे पहले अल्फा मैपिंग ली है मैंने, अल्फा सच दैट ए टू बी, तो अल्फा को सबसे राइट में लिखो, बीच में बीटा, और फिर लास्ट में लिखो गामा, क्योंकि सबसे लास्ट में गामा है तो सबसे पहले काम यहां से शुरू होगा अल्फा से, फिर बीटा फिर गामा। अब क्योंकि एसोसिएटिविटी दिखानी होती है तो जैसे मैंने गामा बीटा अल्फा ऐसे लिखा, तो इधर भी गामा बीटा अल्फा लिखो। क्लियर? तो एक बार पीछे ब्रैकेट, एक बार आगे ब्रैकेट। तो जब हम इस कंपोजिशन को सोल्व करेंगे तो ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करेगी, और इनके बीच में वही है, मतलब मैंने लगाया नहीं हुआ, बाकी अंडरस्टूड है कि इनके बीच में कंपोजिशन का साइन है, वो जैसे वो नोट सा नहीं, गोला सा नहीं लगा देते हैं बीच में, वो साइन है इनके बीच में, तो वो अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? मैपिंग फॉलो करेंगे एसोसिएटिविटी को। अब आगे आ जाओ। इफ अल्फा एंड बीटा आर वन वन, अगर ये अल्फा और बीटा वन वन मैपिंग है आर वन वन, देन बीटा डॉट अल्फा इज वन वन। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है क्या? तो देखो भाई प्रकाश, क्या क्वेश्चन उठना चाहिए था दिमाग में कि अगर अल्फा एंड बीटा वन वन है तो बीटा अल्फा वन वन है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, बीटा अल्फा वन वन है, बट क्या अल्फा बीटा भी वन वन होगा? तो भाई वो मैपिंग पे डिपेंड करेगा। देखो अगर मैं बीटा अल्फा को कह रहा हूं वन वन, और ये बीटा अल्फा, आप समझ गए ना, क्योंकि मैपिंग है तो इनके बीच में वो नोट का साइन है, मतलब ये जो कंपोजिशन का साइन होता है ना, वो ही साइन इनके बीच में, अंडरस्टूड है वो। ठीक, चलो इस पे भी लगा देते हैं, ये लो। ठीक है, सो बीटा कंपोजिशन अल्फा वन वन होगा, और पहले इसको ही डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड वाले को ही। ठीक है, तो अब क्वेश्चन था ये, क्या अल्फा कंपोजिशन बीटा भी वन वन होगा? तो वो डिपेंड करेगा भाई इस मैपिंग पे। मैपिंग डिफाइन होनी चाहिए, बीटा कंपोजिशन अल्फा और अल्फा कंपोजिशन बीटा। अगर मैपिंग डिफाइन है तो वन वन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि मैपिंग डिफाइंड है या नहीं? तो आपको पता है, देखो हम हमेशा शुरू इस साइड से करते हैं, है ना, मैपिंग को लगाना। जैसे कंपोजिशन, हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करके आए थे, उसमें भी हम इसको हटा देते थे और पहले इस वाली चीज को सोल्व करते थे ब्रैकेट लगा के।
है ना। तो सबसे पहले अल्फा से हम स्टार्ट करेंगे, और अल्फा कहां से कहां तक है, ए से बी तक है, ठीक है। और फिर लगाएंगे बीटा, और बीटा कहां से कहां तक है, बी से सी तक है। तो ये तो डिफाइंड है मैपिंग, है ना, क्योंकि बी तक हम गए और फिर जो बीटा वो बी से ही शुरू हुआ और बी से सी तक गया। तो ये मैपिंग डिफाइंड है। और तो अल्फा एंड बीटा आर 1 1, देन बीटा कंपोजिशन अल्फा इज 1 1। तो ये चीज है ठीक। अब चेक करते हैं क्या अल्फा कंपोजिशन बीटा भी डिफाइंड है क्या। तो एक मैं रफ पेज ले लेता हूं, उस पे मैं आपको बना के दिखाता हूं। फिर ये देखो भाई, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे नजर आ रहा है, देखो देखो, अल्फा सच दैट ए टू बी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अल्फा सच दैट ए टू बी, और बीटा सच दैट बी टू सी है। भाई शालू शर्मा, समझ में आ रहा है ना। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है अभी तक तो, और ये भी हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमको ये देखना कि अल्फा और बीटा 1 1 है, ये तो गिवन है। अब चेक करना है क्या अल्फा कंपोजिशन बीटा भी 1 1 होगा क्या। और आपको पता है कि हम यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। तो बीटा से हम शुरू करेंगे, और बीटा मैपिंग जो है वो कहां से कहां तक है, बीटा मैपिंग बी से सी तक है, बी से सी तक, और सी तक हम पहुंच गए। अब उसके बाद मुझे अल्फा लगानी है, लेकिन अल्फा तो ए से शुरू है, तो इसलिए ये मैपिंग डिफाइंड नहीं, नोट डिफाइंड, मैपिंग इज नोट डिफाइंड, मैपिंग नोट डिफाइंड। तो इसलिए हम इसको लगा नहीं सकते। अगर मान लो ये ऐसे गिवन होता ना, जैसे बीटा सच दैट ए टू बी गिवन होता, और अल्फा सच दैट बी टू सी गिवन होता, इस तरह से गिवन होता, और फिर मैं अल्फा कंपोजिशन बीटा निकालता, ठीक है। तो बीटा कहां से कहां तक है, फिर पहले बीटा को सोल्व करना पड़ता। तो बीटा कहां से कहां तक है, तो ए से बी तक है, और फिर अल्फा लगाते, और अल्फा कहां से कहां तक है, बी से सी तक। तो ऐसे गिवन होती तो मैपिंग डिफाइन होती, लेकिन अभी गिवन ऐसे है, तो इसमें सिर्फ बीटा कंपोजिशन अल्फा डिफाइंड है, अल्फा कंपोजिशन बीटा मैपिंग डिफाइंड नहीं है। तो वो 1 1 भी नहीं होगी। अगर डिफाइंड होती तो 1 1 हो जाती, लेकिन अब डिफाइंड ही नहीं है तो 1 1 भी नहीं होगी। आ गई बात समझ में। सो इस तरह से हमें चेक करनी होती है। बाकी आगे जब रियल आएगा, रियल एनालिसिस, उसमें और अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। सेम केस यहां पर है, देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर ऑन टू, तो बीटा कंपोजिशन अल्फा ऑन टू होगा। सेम इसमें भी अगर आप अल्फा कंपोजिशन बीटा लेते हो ना, तो मैपिंग डिफाइन नहीं होती, फिर ऑन टू क्या बताएंगे हम, ठीक है। सो ये चीज आप कर लेना। अगर मैपिंग डिफाइंड हो तो फिर अल्फा कंपोजिशन बीटा भी 1 1 हो सकता है, वो यहां से चेक कर लेना आपको, जैसे मैंने बताया अभी अभी, ठीक है। और वही काम ऑन टू में है, बीटा कंपोजिशन अल्फा ऑन टू हो जाएगा अगर मैपिंग डिफाइंड हो। मैपिंग इसमें तो डिफाइंड है बीटा कंपोजिशन अल्फा में, और अल्फा कंपोजिशन बीटा भी ऑन टू हो जाएगा अगर मैपिंग डिफाइंड होती तो। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। बस इसके बाद बस ये खत्म हो जाएगी यूनिट, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, भागना नहीं है, कभी भाग लो। इफ, अच्छा इस पॉइंट को पहले करते हैं, फिफ्थ पॉइंट को, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। दो मैपिंग गिवन है, अल्फा सच दैट ए टू बी एंड बीटा सच दैट बी टू सी, ये दो मैपिंग हमें गिवन है, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर। तो अभी अभी हमने किया था कि बीटा कंपोजिशन अल्फा 1 1 होगा और बीटा कंपोजिशन अल्फा ऑन टू होगा, क्योंकि इसी पे मैपिंग डिफाइंड है। अल्फा कंपोजिशन बीटा तो मैपिंग ही डिफाइंड नहीं हो रही थी। क्लियर है बात। तो अब ये तो 1 1 होगा सर, इतनी बात तो ठीक है, आपकी जायज बात है। और 1 1 में हमें ये भी पता था, जैसे फंक्शन एफ है और एफ सच दैट ए टू बी है, और अब जब हम 1 1 चेक करते थे ना, तो इस डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की यूनिक इमेज बी में होनी चाहिए थी। तो जब हम कहते थे कि 1 1 होगा, है ना, ए के एलिमेंट की, मतलब डोमेन के एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर, तो जब हम कहते थे 1 1 होएगा, ठीक है। तो मेन काम हम जहां से चलते हैं उससे शुरू होगा। अब आ जाओ यहां पे। अब क्योंकि मैपिंग है बीटा कंपोजिशन अल्फा, तो हम इसमें चलेंगे कहां से, इस अल्फा से चलेंगे ना। तो जहां से चल रहे हैं उसको देखना 1 1 वाले केस में। सो बीटा कंपोजिशन अल्फा इज 1 1, देन अल्फा मस्ट बी 1 1, तो उसके लिए पहले अल्फा 1 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ऑन टू की बात आती है, जैसे यही फंक्शन है सच दैट ए टू बी, और मेरे को ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए हम इस कोडोमेन वाले को देखते हैं कि इसके एलिमेंट्स की प्री इमेज इसके अंदर है या नहीं, ठीक है। तो 1 1 में तो जहां से चलते हैं उसको देखते हैं, और ऑन टू के लिए दूसरे वाले को देखते हैं। मतलब अब यहां से आ जाओ, जैसे बीटा कंपोजिशन अल्फा, इसको सोल्व करेंगे, जब बीटा कंपोजिशन अल्फा को सोल्व करेंगे तो पहले अल्फा को सोल्व करेंगे, ठीक है, और बाद में हम बीटा को सोल्व करते हैं जब कंपोजिशन को सोल्व करते हैं, है ना। जैसे बीटा कंपोजिशन अल्फा को हम सोल्व करते हैं तो पहले ये कंपोजिशन हटता है और हम अल्फा को सोल्व करते हैं, ऐसे समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले चलेगी मैपिंग अल्फा, उसके बाद हम बीटा मैपिंग पे चलेंगे, ठीक है। अब इसने कह दिया कि बीटा कंपोजिशन अल्फा ऑन टू है,
तो इसका मतलब है बीटा मस्ट बी ऑन टू, ये कंडीशन है, वो क्वेश्चन बहुत पूछता है इस पे, ठीक। अगर बीटा कंपोजिशन अल्फा 1 1 है तो इसका मतलब है अल्फा 1 मस्ट बी 1 1, कंडीशन है ये। और बीटा कंपोजिशन अल्फा अगर ऑन टू है तो इसका मतलब है जो बाद वाला है दैट मस्ट बी ऑन टू, बीटा मस्ट बी ऑन टू। बस अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पर। इफ अल्फा इज 1 1 एंड ऑन टू, जो अल्फा है अगर वो 1 1 और ऑन टू दोनों है, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन अल्फा इनवर्स। देखो ये बात तो आप कर ही चुके हो कि अगर 1 1 ऑन टू है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा किसी भी फंक्शन का। सो इफ अल्फा इज 1 1 एंड ऑन टू, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन अल्फा इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक। मतलब अगर अल्फा इनवर्स बी टू ए है तो इसका मतलब जरूर क्या है, अल्फा ए टू बी रहा होगा, अल्फा सच दैट ए टू बी रहा होगा ना, तभी तो अल्फा इनवर्स बी टू ए बोल रहा है ये। हाँ सर इतनी बात तो क्लियर है। और बी टू ए बोले या बी ऑन टू ए बोले वो यही बात है, बी टू ए बोले या बी ऑन टू ए बोले, सच दैट। अब सच दैट पे आ जाओ, अल्फा इनवर्स कंपोजिशन अल्फा और ए पे मैपिंग लगाई है इसने। मैपिंग कौन है, अल्फा इनवर्स कंपोजिशन अल्फा, और ये मैपिंग किस पे लगाई है, ए पर लगाई है, ठीक। अब ये अल्फा इनवर्स और अल्फा, क्योंकि ये इनवर्स है और ये सिंपल है, तो ये इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देगी, मतलब जो है वो उसी पे मैप हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए। अब आप ये डाउट कर सकते हो कि क्या सर अल्फा कंपोजिशन अल्फा इनवर्स भी कर सकते थे क्या हम, तो देखो वो क्यों नहीं कर सकते थे हम इसमें, अल्फा कंपोजिशन अल्फा इनवर्स हम इसमें कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। तो देखो देखो हम चलेंगे अल्फा इनवर्स से चलेंगे, है ना, और अल्फा इनवर्स पे अल्फा इनवर्स से हम चलेंगे, और जैसे इसको मैं लिखूं सिंपली तो अल्फा अल्फा इनवर्स ए इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। और अल्फा इनवर्स ए जो है यहां से जो एलिमेंट उठाया है ये तो बी का एलिमेंट आएगा ना, और यहां पे ये जो है ए, ये तो ए का एलिमेंट उठा रहा है। आई बात समझ में, आ रही है ना बात समझ में। तो इसीलिए ये चीज डिफाइंड नहीं होगी इस मैपिंग के, इस मैपिंग पे अगर हम ए निकाल रहे हैं तो, क्लियर है। अगर मैं इसकी जगह बी ले लेता तो ये चीज डिफाइंड हो जाती, क्योंकि हम अल्फा इनवर्स को पहले सोल्व कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इस वाली चीज में ये डिफाइंड नहीं होगी, इधर अल्फा इनवर्स हो, इधर कंपोजिशन हो, ये अल्फा हो और आगे ए हो। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे इस मैपिंग को, अल्फा इनवर्स कंपोजिशन की जगह ब्रैकेट लग जाता है अल्फा ए, तो ये अल्फा ए जो एलिमेंट है ये ए, ये तो इससे आ जाएगा, ठीक है, नॉर्मल अल्फा मैपिंग से, ठीक। और फिर जो निकल के आएगा वो बी का एलिमेंट आएगा, तो अल्फा इनवर्स ये जो अल्फा ए है ये बी का एलिमेंट आ जाएगा, क्योंकि जब ये ए मैंने इससे उठाया और ये मैप हुआ बी पे, मतलब बी का एलिमेंट आया अल्फा ए, ठीक। तो जो बी का एलिमेंट आया ये अल्फा ए, तो अल्फा इनवर्स में तो हमें बी का ही एलिमेंट चाहिए था, तो अब ये मैप हो जाएगा जहां पर भी मैप होना होगा। बात समझ में आ गई है, हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है बात अच्छे से समझ में। तो इसीलिए ये देखना है भाई, ऐसे ही नहीं बोल देना कभी अल्फा कंपोजिशन अल्फा इनवर्स बिना देखे ही लिख दो, समझ रहे हो, ये वाला देखना है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा रख रहे हैं हम और यहाँ पे ए का एलिमेंट उठा रहे हैं, सेट ए का, ठीक। तो सेट ए का एलिमेंट उठा रहे हैं और अल्फा रख रहे हैं, तो बी तो अल्फा रखना पड़ेगा, अल्फा इनवर्स रख दिया तो यहाँ बी का एलिमेंट चाहिए होगा फिर, ठीक है। सो यहाँ पर ए रखा और ये कट के आइडेंटिटी बन जाएगी मैपिंग, और ये ए आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर अल्फा इनवर्स रख रहे हैं और आगे अल्फा रख रहे हैं और पीछे अल्फा इनवर्स रख रहे हैं, तो यहाँ पर बी का एलिमेंट उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा इनवर्स वाली मैपिंग चलेगी, ठीक है, और अल्फा इनवर्स में बी का ही एलिमेंट चाहिए था, तो ये कट के आइडेंटिटी मैपिंग बन जाएगी, ये बी आ जाएगा फॉर ऑल बी बिलोंग टू बी। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है बात। तो ये पॉइंट थे भाई, बिल्कुल आसान आसान से पॉइंट थे, और ये थोड़े से मतलब थोड़ा सा आप बना के देखोगे ना मैपिंग तो हो जाएगा। अगर किसी को ना समझ में आए तो डाउट ग्रुप में आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। सर बाकी तो सारा एक नंबर का समझ में आ गया, सारा रिलेशन फंक्शन सब कुछ अच्छे से हो गया, बट सर एक दिक्कत है। भाई क्या दिक्कत है, बोलोगे तभी तो पता चलेगा। सर एक ही दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ तो। सर इक्विवेलेंस क्लासेस जो है ना वो थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तो नहीं हो रहे तो बोलो ना खुल के, इसमें डरने वाली क्या बात है, चलो करवा देते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस के क्वेश्चंस। अब आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तो समझ लेना किसी से नहीं बनेगा, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस इक्विवेलेंस क्लास पर करवा दी जाएगी। बस एक बात ध्यान रखना, जो मैंने रिलेशन पढ़ाते वक्त इक्विवेलेंस क्लासेस का बेस बनाया था उसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। जो रिलेशंस करवाए थे, रिलेशंस वाली जो 8-10 पेज की पीडीएफ थी, उसमें लास्ट में इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ाया था, उसको थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे देखना, और फिर ये क्वेश्चन वीडियो कर लेना,
आगे इससे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। मुझे जो आर रिलेशन है वो किस पर दिया गया है, इंटीजर्स पे दिया गया है। और किस तरह से डिफाइंड है रिलेशन, डिफाइंड बाय ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। सर ये वाली तो लैंग्वेज हमने कहीं ना कहीं पढ़ी है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। चलो देखते हैं फिर कहां पढ़ी होगी। और आगे एक बार क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं। क्या गिवन है, ए इज रिलेटेड टू बी रिलेशन, ये गिवन है ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 17 इज, और मुझे 17 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है। तो देखो सॉल्यूशन, ये चार ऑप्शन गिवन है। a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब है कि a कॉन्ग्रुएंट होगा b mod 5 के। जो कॉन्ग्रुएंट मैंने पढ़ाया था कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n, उसमें यही तो बताया था कि a कॉन्ग्रुएंट टू b mod 5 का मतलब क्या होता है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 है, तो इस a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ठीक है, हमें मिल गया कि भाई मोड 5 पे काम करना है हमें, और हमें इक्विवेलेंस क्लास बतानी है 17 की क्या होगी। तो ये देख लो 17 ये मोड 5 में किसके कॉन्ग्रुएंट है, 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड 5। अब जितने भी एलिमेंट मेरे इंटीजर के अंदर जो मोड 5 लगने पर 2 देंगे ना, वो सभी 17 की क्लास में होंगे। ठीक है, जितने भी एलिमेंट इंटीजर्स के अंदर मोड 5 लगने पर 2 देंगे ना रिमाइंडर, वो सभी इस 17 की क्लास में होंगे। सो एवरी इंटीजर कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 5 बिलोंग्स टू द सेम क्लास। और कैसे निकालेंगे, देखो जैसे पहले मैं ये लिख रहा हूं, देखो नीचे ये समझा रहा हूं। जैसे जैसे आपने ये देख लिया कि 5 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर आना चाहिए, तो 2 का भी 5 से भाग करने पर 2 ही रिमाइंडर आएगा। 7 को 5 से भाग करोगे 2 रिमाइंडर आएगा। 12 को 5 से भाग करोगे 2 रिमाइंडर आएगा। 17 को 5 से भाग करोगे 2 रिमाइंडर आएगा। 22 को 5 से भाग करोगे 2 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही -3 को 5 से भाग करोगे ना, तो -3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 - 3, है ना, जो कि होगा 2 mod 5 के इक्वल। अरे करवाया तो हुआ है, -a इज इक्वल टू n - a mod m n। ठीक है, सो -3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 - 3 यानी कि 2 mod 5। क्लियर, तो -3 भी आ गया इसके अंदर। तो ये सेट निकल के आया इसका। और इसका मतलब क्या है कि जैसे 7 है, ये पहले तो कुछ 5 का मल्टीपल होगा, ये 5 एकम 5 और जमा में 2 होगा, है ना। तो ये मैंने इसकी जनरल नोटेशन बना ली कि 5k + 2 टाइप के एलिमेंट इस 17 की क्लास में होंगे। जैसे 12 देखो, 5 2 जा 10, है ना, 5 × 2 और प्लस में 2, इस तरह का एलिमेंट ये 12 है। और ये 17 किस तरह का, 5 3 जा 15, तो k की वैल्यू है 3, 5 3 जा 15 प्लस में 2 17, है ना। तो इसी को जनरलाइज करके लिख लिया 5k + 2 सच दैट k बिलोंग टू इंटीजर। इजी, यस सर इजी। अब एक दो क्वेश्चन में आपको वो होगी, बस फिर देखना आप सारे करते चले जाओगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऑन द सेट ए, कोई मुझे सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, डिफाइन ए रिलेटेड टू बी इफ। अब डिफाइन किस तरह से, ए रिलेटेड टू बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod 3, इस तरह से डिफाइंड है ये। हाउ मेनी इक्विवेलेंस क्लासेस डज आर हैव, तो इस रिलेशन के अंदर कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस प्रेजेंट होंगी ये बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, देखो नंबर्स हैविंग द सेम रिमाइंडर मोडुलो 3 बिलोंग्स टू 1 क्लास, मतलब इनमें से जितने भी नंबर का मोडुलो 3 लगाने पर सेम रिमाइंडर आ रहा है वो एक क्लास में होंगे। जैसे मोडुलो 3 लगाने पर कोई ऐसा होगा जिसमें 0 रिमाइंडर आएगा, वे सारे एक क्लास में होंगे। मोडुलो 3 लगाने पर कुछ ऐसे होंगे जिनका 1 रिमाइंडर आएगा, वो सब एक क्लास में होंगे। मोडुलो 3 लगाने पर कुछ ऐसे होंगे जिनका 2 रिमाइंडर आएगा, वो सभी एक क्लास में होंगे। ठीक है, तो जैसे देखो 1 पे मोडुलो 3 लगाए 1 ही आएगा, तो 1 लिख लिया, रिमाइंडर 1 आ रहा है। और रिमाइंडर 1 किस में आएगा, 4 पे मोडुलो 3 लगाएंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 4 लिख लिया। और 7 पे रिमाइंडर, 7 पे मोडुलो 3 लगाएंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 7 लिख लिया। तो 1 की क्लास में कौन कौन होंगे, 1 4 7। अब जो 1 की क्लास है, 4 की क्लास है, 7 की क्लास है, वो एक ही बात है, तीनों बराबर होंगे, लिखो चाहे मत लिखो। सो 1 की क्लास में कौन कौन आ गए, 1 4 7। ठीक है, अब इसकी क्लास 1 की क्लास में 1 4 7 आ रहे हैं ना, तो 1 की क्लास, 4 की क्लास, 7 की क्लास सब बराबर होंगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक क्लास आई है हमारे पास। इनको ये मत कह देना कि 3 क्लास आ गई ना, एक क्लास आई है। ठीक, अब आगे आ जाओ। अब इस पे मोडुलो 3 लगाओ 2 पे मोडुलो 3 लगाएंगे रिमाइंडर 2 आएगा, तो 2 आ गया। और देखो किस पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, 5 पे मोडुलो 3 लगाओगे रिमाइंडर 2 आएगा, और 8 पे मोडुलो 3 लगाओगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो ये 2 5 8, ये 2 की क्लास में आ गए सारे।
ठीक है, अब इसी को चाहे 2 की क्लास लिखो, 5 की क्लास लिखो, चाहे 8 की क्लास लिखो, वो एक ही बात है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये दूसरी क्लास आ गई हमारे पास। अब आ जाओ नेक्स्ट। 3 पर जब मॉड्यूलो 3 लगाएंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, ऐसे ही 6 पर 0 रिमाइंडर आएगा। तो 3 और 6, ये एक और क्लास आ गई, इसको बोलेंगे 3 की क्लास, इसको 6 की क्लास भी बोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर टोटल 3 क्लास निकल के आई, हेंस टोटल क्लासेस इज इक्वल टू 3। आई होप समझ में आ रही होगी मेरी बात अच्छे से। ठीक है, थोड़ा बारिश का मौसम हो गया भाई, तो अंधेरा सा हो चुका है बाहर, तो प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इस क्लास को हम पूरा ही करेंगे अभी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेट आर इज इक्वल टू, इस तरह से डिफाइंड है रिलेशन आर कि इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं ए कोमा बी टाइप के, बिलोंग टू जेड क्रॉस जेड, मतलब ये एलिमेंट भी जेड से आ रहा है और ये एलिमेंट भी जेड से आ रहा है। एंड ए माइनस बी इज इवन, और अगर मैं ए माइनस बी करता हूं तो इवन मुझे मिलता है। द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 11 इज, तो 11 की इक्विवेलेंस क्लास मुझे बतानी है, तो इस ए की जगह मैं 11 को रख लूंगा, और वे सारे एलिमेंट लेने हैं मुझे फिर कि 11 में से मैं क्या घटाऊं, 11 में से मैं क्या घटाऊं कि इवन मिल जाए। तो वे सारे 11 की क्लास में आएंगे। देखो कैसे दिखाते हैं, और इसके ऑप्शन देख लो, ओड, ऑल ओड इंटीजर्स होंगे, ऑल इवन इंटीजर्स होंगे, या ऑल इंटीजर्स होंगे, या पॉजिटिव ओड इंटीजर्स ओनली होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, सिंस 11 माइनस बी मस्ट बी इवन, है ना, क्योंकि रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है और मुझे 11 की क्लास निकालनी है, तो 11 में से क्या घटाऊं कि मुझे इवन मिले, और वे सारे एलिमेंट्स जो आएंगे ना वो 11 की क्लास में होंगे। सो आपको एक बात बताएं कि ओड नंबर है 11, और ओड नंबर में से जब ओड घटाऊंगा ना तभी इवन मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसमें से कोई इवन नंबर घटाऊं, जैसे 11 में से 2 घटाओ 9 आएगा, 11 में से 3 घटाओ, 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बोलो, 8 आएगा, 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, है ना। तो इवन घटाने पर तो मिल रहा है ओड, और 11 में से अगर मैं ओड घटा रहा हूं, जैसे 3 घटाया तो मिल रहा है इवन। तो इसका मतलब जितने भी बी आएंगे, क्योंकि मुझे तो इवन ही तो लेके आने हैं, तो जितने भी बी मैं पुट कर सकता हूं वे ओड पुट करने हैं, तो वे सभी 11 की क्लास में आ जाएंगे, क्योंकि तभी उनका सबट्रैक्शन इवन बनेगा। तो 11 की क्लास में कौन कौन आए, एक तो आएगा 1, 11 में से 1 गया 10, और आएगा 3, 11 में से 3 गए 8, ऐसे ही 11 में से 5 गए, कितना जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही 11 में से -1 तो 1 जुड़ जाएगा, 12 हो जाएंगे, -3 करोगे तो बी की जगह पुट, तो 11 जमा में 3, तो ये हो जाएगा 14, और -5 करोगे तो 11 जमा में 5 कितना हो जाएगा 16, तो इवन हुआ ना। तो ये सारे एलिमेंट्स, वे सारे एलिमेंट्स जिनको मैं 11 में से घटा दूं तो इवन आना चाहिए, तो वे सारे एलिमेंट्स 11 की क्लास में होंगे, क्योंकि रिलेशन इस तरह से डिफाइंड था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आप मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो 4-5 क्वेश्चंस में दिक्कत होगी, फिर आप फटाफट कर लोगे। जैसे रिलेशन आर किस तरह से डिफाइंड है, ए कोमा बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड 4, इस तरह से डिफाइंड है ऑन जेड। द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 14 इज, अब ये बताना है कि इक्विवेलेंस क्लास, वो इक्विवेलेंस क्लास बताओ जिसके अंदर 14 है। तो मैं 14 की ना इक्विवेलेंस क्लास बता दूंगा, क्योंकि 14 की क्लास में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की इक्विवेलेंस क्लास सेम होगी। ठीक है, तो मोड 4 लगाना है मेरे को, ये भी पता है, तो 14 पे मोड 4 लगा के देख लो। तो 14 पे जब मोड 4 लगाऊंगा तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर 2 बचेगा, है ना। तो वे सभी इंटीजर्स, ओन इंटीजर्स था, जिन पे मोड 4 लगाने पर रिमाइंडर 2 आ रहा हो, वे सभी 14 की क्लास में होंगे। तो ऐसा कौन बनेगा, 4 के मल्टीपल लेंगे, क्योंकि पहले 4 से डिवाइड करेंगे और बाद में रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, तो 4k + 2 इस तरह से डिफाइंड होंगे वे 14 की क्लास। क्लियर है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, जैसे और कौन होगा, मोड 4 लगाने पर, मोड 4 लगाने पर कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो एक तो इसके अंदर आएगा 2 ही आएगा, दूसरा कौन आएगा 6 आएगा इसकी 14 की क्लास में, और तीसरा कौन आएगा 10 आएगा इसकी क्लास में, है ना। 10 पे मोड 4 लगाओगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, और 4 4 जा 16, 16 + 2 18, 18 आएगा इस क्लास में। अच्छा, इस तरह से ही करते हैं। चलो, अगर k की वैल्यू 0 पुट करूं तो 4 × 0 0, तो 2 अकेला 2 आएगा इसकी क्लास में, क्योंकि 2 पे जब मैं मोड 4 लगाऊंगा तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। दूसरा 4 1 जा 4 जमा में 2 6, तो 6 पे मोड 4 लगाएंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो 6 भी आएगा इसकी क्लास में। और लगाओ 4 3 जा 12, 12 + 2 14, 14 पे मोड 4 लगाओ, 2 रिमाइंडर आएगा, तो 14 भी 14, अच्छा वो तो है ही 14 की क्लास में, हर एक एलिमेंट खुद की क्लास में तो होगा ही होगा, ये भी रिजल्ट करवाया हुआ है। तो 14 की क्लास में इस तरह से भाई, ठीक है। तो 4k + 2k बिलोंग टू इंटीजर, ए करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाइए। सुपोज
एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए हैज इक्विवेलेंस क्लासेस। भाई एक इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है सेट ए के ऊपर और उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये तीन इक्विवेलेंस क्लासेस गिवन है और आपको पता है जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती है ना वो उस सेट का पार्टीशन होती हैं, मतलब जो ओरिजिनल सेट है उसका पार्टीशन होती है वो। तो मुझे क्या गिवन है, सपोज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, किसी सेट ए के ऊपर वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, हैज इक्विवेलेंस क्लासेस और उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस क्या क्या गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन इज। अब ये पूछ रहा है कि ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे। तो जो हर एक क्लास है ना, जैसे इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो 3 का स्क्वायर एलिमेंट्स इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जैसे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। समझ रहे हो? तो कुल मिला के 9 ऑर्डर्ड पेयर बन गए ना। तो इसका फॉर्मूला होता है कि अगर इसके अंदर किसी क्लास के अंदर 3 एलिमेंट है तो उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे, उसका स्क्वायर। सो ईच क्लास कंट्रीब्यूट n स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर्स। सो फर्स्ट क्लास के अंदर 3 का स्क्वायर बनेंगे यानी कि 9, दूसरी क्लास के अंदर 2 का स्क्वायर 4, तीसरी क्लास के अंदर 1 का स्क्वायर 1। तो टोटल 14 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। आ गई बात समझ में? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। 6th क्वेश्चन है, लेट R बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग एग्जैक्टली 4 इक्विवेलेंस क्लासेस। और R एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया और किसी फाइनाइट सेट के ऊपर है ये इक्विवेलेंस रिलेशन और इस सेट के अंदर एग्जैक्टली 4 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं और उन सभी के अंदर कितने कितने एलिमेंट है। पहली क्लास के अंदर तो है 2 एलिमेंट, दूसरी क्लास के अंदर है 3 एलिमेंट, चौथी क्लास के अंदर है, पहली क्लास इक्विवेलेंस क्लास के अंदर है 2, दूसरी के अंदर है 3, तीसरी के अंदर है 4 एलिमेंट और चौथी के अंदर है 5 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब बताना क्या है। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन था ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग एग्जैक्टली 4 इक्विवेलेंस क्लासेस कंटेनिंग इतना 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 एंड इतना एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। सो वी नो दैट द सेट इज, अब उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन लिखा है भाई तो मैं इसको कर देता हूं कंप्लीट। देन वी नो दैट, तो टोटल नंबर ऑफ, वी नो दैट, चलो पहले सॉल्यूशन करते हैं फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट लिख ले देंगे सॉल्यूशन के हिसाब से। ठीक है, सो वी नो दैट द सेट इज पार्टीशनड इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस। हमें पता है कि जो सेट होता है इक्विवेलेंस क्लासेस उस सेट को पार्टीशन कर देती है, उस सेट का पार्टीशन कर देती है, उस सेट को टुकड़ों में तोड़ देती हैं। ठीक है, तो वी नो दैट द सेट इज पार्टीशनड इनटू द इक्विवेलेंस क्लासेस, हेंस 2 एलिमेंट इस क्लास में थे, ठीक है, 3 एलिमेंट इसमें थे, 4 इसमें थे, 5 इसमें थे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे सेट के अंदर 14। ठीक, तो रिस्पेक्टिवली ये, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। टोटल एलिमेंट्स इन सेट, सेट गिवन नहीं है भाई, टोटल एलिमेंट्स इन सेट सिंपल लिख दो, टोटल एलिमेंट इन सेट आर तो कितने होंगे भाई 14 एलिमेंट्स होंगे। सी ऑप्शन इज करेक्ट। दोबारा समझ लो, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ फाइनाइट सेट हैविंग एग्जैक्टली 4 इक्विवेलेंस क्लासेस और इसके अंदर कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, 4 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। पहली क्लास के अंदर है 2 एलिमेंट, दूसरी के अंदर 3, तीसरी के अंदर 4 और चौथी के अंदर 5 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट आर, तो जिस फाइनाइट सेट पे डिफाइंड थी ये इक्विवेलेंस क्लास, ये रिलेशन, तो उसके फाइनाइट सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये पूछ रहा है। तो हमें पता है कि सेट पार्टीशन कर देती है इक्विवेलेंस क्लासेस। वी नो दैट द सेट इज पार्टीशनड इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस, हेंस 2 + 3 + 4 + 5 कितने एलिमेंट होंगे सेट के अंदर 14। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन अ सेट ए, देन एनी 2 डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आर। और एक बात और, क्योंकि देखो पार्टीशन हमने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा है ना, ग्रुप थ्योरी कह रहा हूं, नंबर थ्योरी में। सो अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट के ऊपर, देन एनी 2 डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आर, तो आपको पता है कि सेट को इक्विवेलेंस क्लासेस पार्टीशन में डिवाइड कर देती है, उनका पार्टीशन कर देती हैं। तो कोई भी 2 इक्विवेलेंस क्लासेस हमेशा डिसजॉइंट होंगी, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक, और ये थ्योरम भी कहती है, फंडामेंटल थ्योरम स्टेट्स दैट इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ द सेट, देयरफॉर डिस्टिंक्ट क्लासेस आर डिसजॉइंट। मतलब जो अलग अलग क्लासेस होंगी वे आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट होंगी। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब मुझे अनुज देगा। हाँ भाई अनुज फटाफट बताओ, अब आपकी बारी है। सर पहले क्वेश्चन तो पढ़ो,
भाई क्वेश्चन मैं क्यों पढ़ूं, आप ही पढ़ो, फटाफट रीड करो क्वेश्चन सारे बच्चे। और अनुज बोल बोल के रीड करेगा। अनुज भाई पढ़ो क्वेश्चन। देखो सर क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट आर इज इक्वल टू, सेट है ए कोमा बी बिलोंग टू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसमें टू टपल एलिमेंट होंगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, ठीक है। ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट है, बिलोंग टू जेड स्क्वायर, और इसमें जो 3 है वो डिवाइड करता है ए माइनस बी को। तो फिर से वही लैंग्वेज आ गई कि 3 डिवाइड ए माइनस बी, मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड 3। वही बोल रहा है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड 3, इसका मतलब वही है। अगर ऐसे लिख दे कि 3 डिवाइड ए माइनस बी, तो भी उसका मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड 3। अगर इस तरह से लिख दे 3 डिवाइड ए माइनस बी, तो भी इसका मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड 3। और अगर सिंपली ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड 3 लिख दे फिर तो है ही वही, ठीक है। अब क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 10 की इक्विवेलेंस क्लास में। ये क्वेश्चन आपको खुद करना भाई, क्योंकि सेम है, बस कुछ नहीं था इसमें। 3 डिवाइड ए माइनस बी मींस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड 3, तो 10 पे अगर मैं मोड 3 लगाऊंगा तो 1 आएगा। अब जितने भी एलिमेंट पे मोड 3 लगाने पर 1 आता है वे सभी 10 की क्लास में होंगे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स पर मोड 3 लगने पर 1 रिमाइंडर आता है वो सभी 10 की क्लास में होंगे। और यही बताना था कि कौन कौन 10 की क्लास को बिलोंग करेंगे। 14 बिलोंग करेगा तो इस पे मोड 3 लगाओ, तो मोड 3 लगाओगे तो कितना आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, 1 आना चाहिए था। 15 लगाओगे मोड 3 लगाओगे 15 पे तो 0 रिमाइंडर आएगा, ये भी नहीं होगा। 16 पे मोड 3 लगाओगे 1 रिमाइंडर आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस पे लगाओगे मोड 3 तो 2 रिमाइंडर आएगा, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, तो मुझे तो रिमाइंडर 1 चाहिए था ना, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ओनली 16 बिलोंग टू द क्लास, मैं नहीं करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सोल्व करके बताएगा भाई। इतना अच्छा हम सब पढ़ रहे हैं, आप भी इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, तो फटाफट एकदम एक्टिव होके बैठेंगे सभी, कोई भी ऐसे नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं एकदम इंटरेस्टिंग और बहुत काम के। इक्विवेलेंस क्लास पे क्वेश्चन पूछ रहा आजकल, ठीक है। तो इसलिए मैं देखो कल पूरा दिन मैं इसीलिए आपको वीडियो नहीं दे पाया, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन ढूंढने में लगा हुआ था कि इक्विवेलेंस क्लास आपका पक्का हो जाए, है ना प्रीति। हाँ जी सर बिल्कुल, तो आप प्रीति करके दिखाएगी अभी, क्योंकि प्रीति हमें नजर आ चुकी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और इस क्वेश्चन को कौन करेंगे, और इस क्वेश्चन को करेंगे रुपेंद्र भाई, फटाफट आपको भी करना है ये क्वेश्चन और प्रीति को भी करना है। ओके सर, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए। आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए के ऊपर, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए belongs exactly to one equivalence class, belongs to exactly two equivalence class, belongs to no equivalence class, may belong to many distinct equivalence classes। और हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि जो सेट है ना उसको पार्टीशन कर देते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस, पार्ट्स में तोड़ देती हैं, ठीक है। मतलब उन पार्टीशंस का अगर मैं यूनियन कर दूं तो दोबारा सेट बन जाएगा, और सारी जो क्लासेस होंगी आपस में डिसजॉइंट होंगी, ठीक है, ये बात भी है। ओके, अब दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन को इसी बेस पे। बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन इक्विवेलेंस क्लास, एक ही इक्विवेलेंस क्लास के अंदर होगा। बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन इक्विवेलेंस क्लास, बात थोड़ी ठीक लग रही है, अगला पढ़ो। बिलोंग्स टू टू इक्विवेलेंस, बिल्कुल गलत। बिलोंग्स टू नो, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि पार्टीशन है तो कहीं ना कहीं किसी क्लास में तो जाएगा ही जाएगा। सो बिलोंग्स टू नो इक्विवेलेंस क्लास, ये भी गलत हो गया। मे बिलोंग टू मैनी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास, गलत बात भाई, एक ही में रहेगा, एक ही क्लास में, ठीक। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, द इक्विवेलेंस क्लासेस पार्टीशन द सेट, हेंस एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू वन एंड ओनली वन इक्विवेलेंस क्लास। याद रख लेना मेरी बात को बिल्कुल। जो मैंने रिलेशन फंक्शन में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाई थी इक्विवेलेंस क्लास की, और ये 20 क्वेश्चन है इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर, इनको कर लेना आप, फिर कोई भी क्वेश्चन लगा लेना इक्विवेलेंस क्लास का, आप हर एक को डील कर पाओगे, ठीक है। तो ये 9th क्वेश्चन था, अब आगे आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये देखो, लेट ए इज इक्वल टू, ए मुझे गिवन है 1 2 3 4 5 6, डिफाइन ए रिलेटेड टू बी। ए किस तरह से गिवन है, किस तरह रिलेटेड है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड 2। अब की बार मॉड्यूलो 2 लग रहा है इस पर। द पार्टीशन इंट्रोड्यूस्ड बाय आर इज, तो ये क्या पार्टीशन बनेगा इसका द पार्टीशन, ये जो रिलेशन आर है वो किस तरह से पार्टीशन में टूटेगा, ये सेट है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें पता है मॉड्यूलो 2 लग रहा है, तो मॉड्यूलो 2 लगने के बाद एक तो हो सकता है रिमाइंडर 0 दे, इस सेट के किसी भी एलिमेंट पे मॉड्यूलो 2 लगाएंगे तो हो सकता है रिमाइंडर 0 दे, या हो सकता है रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। 2 नहीं आ सकता रिमाइंडर कभी भी, क्योंकि 2 लगाने पर 2 तो फिर 0 ही रिमाइंडर हो जाएगा। तो 2 रिमाइंडर आ सकते हैं, या तो 0 या 1, क्लियर है। तो ए जो सेट था मैंने लिख लिया।
अच्छा, इस पे मॉड्यूलो 2 लगाऊंगा तो 1 रिमाइंडर आएगा, इस पे लगाऊंगा तो 0 आएगा रिमाइंडर, इस पे मॉड्यूलो 2 लगाऊंगा तो 1 रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर मॉड्यूलो 2 लगाने पर। तो दो तरह के एलिमेंट मिल रहे हैं, एक तो जिनमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, एक वो क्लास होगी जिसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो सिंपली दो इक्विवेलेंस क्लास मुझे मिलेंगी। तो दो तरह के एलिमेंट है जो मोड 2 लगने के बाद या तो 1 दे रहे हैं या 0 दे रहे हैं। तो हेंस पार्टीशन क्या बनेंगे इसके, हेंस द पार्टीशन इंड्यूस्ड बाय आर, या फिर बोलो दो इक्विवेलेंस क्लास बनेगी 1, 3, 5, 2, 4, 6, या बोलो इस इक्विवेलेंस रिलेशन के अंडर, इस इक्विवेलेंस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसके ये दो पार्टीशन बनेंगे, या बोलो ये दो इक्विवेलेंस क्लास बनेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास का था। इस 6 के पार्टीशन मत बनाने लग जाना, जैसे मैंने बताया था एक एलिमेंट है तो उसका पार्टीशन 1, 2 है तो उसके पार्टीशन 2, 3 है तो 5 है ना, वो बताया था ना, 4 है तो 15, 5 है तो शायद 52 था। हाँ, तो ये वो उस पार्टीशन की बात नहीं कर रहा, ये इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इसके पार्टीशन कितने होंगे इस सेट के बाय आर, इस आर के अकॉर्डिंग कितने पार्टीशन होंगे वो बताना, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ही पूछ रहा है इनडायरेक्टली। अब आ जाओ 11th क्वेश्चन पर। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कौन सोल्व करेगा? इस क्वेश्चन को दो बच्चे सोल्व करेंगे, एक तो करेंगी बबीता और एक करेंगी मंजू मलिक, और एक और कर देंगे दीपिका खत्री। आपको भी करना है ये क्वेश्चन। जी सर, तीनों जने लग के फटाफट करो सोल्व इसको, खुद ही पढ़ो और खुद ही सोल्व करो। तब तक आई विल ड्रिंक वाटर। कितने सुपरफास्ट बच्चे हैं। मंजू मलिक ने देखो सोल्व भी कर लिया है। सर आपको कैसे पता चला? इसलिए पता चला है क्योंकि तुमने अभी किया ही नहीं है। करो फटाफट की, किसका वेट कर रहे हो? पेपर आने का वेट कर रहे हो? नहीं सर, अभी कर रहे हैं बस। तो देखो भाई, चलो मैं ही करता हूं आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय ए। आर एक रिलेशन दिया ऑन जेड, डिफाइंड बाय, किस तरह से डिफाइंड है ये रिलेशन? ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। तो सिंपल सी बात है, क्या बोलना चाह रहा है? ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड 3 है। फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी है। तो आपको पता है कि जो इंटीजर्स हैं मोड 3 लगने पर या तो रिमाइंडर 0 देंगे, या रिमाइंडर 1 दे सकते हैं, या रिमाइंडर 2 दे सकते हैं। 3 रिमाइंडर कभी नहीं आएगा 3 से डिवाइड करेंगे जब, है ना। 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर थोड़ी आ जाएगा, उससे छोटा ही आएगा हमेशा। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। तो इसमें फाइंड ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, तो इसमें 3 डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस बन सकती है। एक तो 0 की क्लास, एक 1 की क्लास, एक 2 की क्लास। ठीक है, 0 की क्लास मतलब 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। 1 की क्लास मतलब 3 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। वे सभी इंटीजर्स जिनको 2 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 आएगा, वे 2 की क्लास में होंगे। जैसे 0 है, 0 को 3 से भाग करोगे रिमाइंडर 0, 3 को 3 से भाग करोगे रिमाइंडर 0, 6 को 3 से भाग करोगे रिमाइंडर 0, -3 को 3 से भाग करोगे रिमाइंडर 0, इसको भाग करोगे रिमाइंडर 0। 1 वाले 1 को 3 से भाग करोगे रिमाइंडर 1, 4 को 3 से भाग करोगे रिमाइंडर 1, 7 को 3 से भाग करोगे रिमाइंडर 1। ऐसे ही -2 को 3 से भाग करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, है ना। -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 -2 mod 3 करवा रखा है, वही फॉर्मूला है ये। -5, अब पहले -5 पे mod 3 लगाओ, तो पहले सिर्फ 5 पे mod 3 लगाओ। तो 5 पे जब mod 3 लगाओगे ना तो 2 आएगा, 2 और आगे माइनस है -2, और -2 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? -2 कॉन्ग्रुएंट होगा mod 3 में 1 के। तो -5 भी 1 की क्लास में है। इसका मतलब ये सारे 1 की क्लास में आ गए। ठीक है, ऐसे ही 2 की क्लास को चेक कर लेंगे, जिनका रिमाइंडर 2 आ रहा है वे सारे एलिमेंट 2 की क्लास में आएंगे। Thus total 3 distinct equivalence classes exist। अब आपको पता है कि 3 ही डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और अब आपको क्वेश्चन दे दे कि बताओ 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, 6 की इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी। तो जैसे इस 0 की क्लास में ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, इनकी किसी की भी आप इक्विवेलेंस क्लास देखोगे वो इसी के बराबर होगी, 0 की इक्विवेलेंस क्लास के ही बराबर होगी। तो जो एलिमेंट मतलब जिसकी क्लास में आ गया ना, वो उसी की क्लास के, मतलब सब की क्लास वही होगी वो। जैसे 0 की क्लास ये है, यही क्लास -6 की भी है, यही क्लास -3 की भी है, यही क्लास 0 की भी है, यही क्लास 3 की भी, 6 की भी, सब की यही है। जैसे 2 की क्लास है, 2 की क्लास में ये सारे एलिमेंट हैं। अरे भाई, आप बैच 1 की क्लास में हो, तो जैसे मीनू हुड्डा बैच 1 की क्लास में है,
ठीक है। तो मीनू हुड्डा की क्लास भी यही बैच 1 वाली ही है, पूजा स्पिरिचुअल सोल की भी क्लास यही बैच 1 वाली है, प्रियंका की क्लास भी यही बैच 1 वाली है ना, समझ गए। तो अब 2 की क्लास में ये सारे एलिमेंट है, तो ये पूछेगा 5 की क्लास बताओ, तो 5 की क्लास भी यही होगी, 8 की क्लास भी यही होगी, -1 की भी यही होगी, -4 की भी यही होगी, ठीक। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा कि जो 2 की क्लास में भी आ रहा है और 1 की क्लास में भी आ रहा है। आप खुद सोचो, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि जो 8th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, ऐसा नहीं पॉसिबल होता है ना। तो हर कोई एलिमेंट, हर किसी एलिमेंट की एक यूनिक क्लास होगी, कोई भी 2 क्लास में नहीं हो सकता, एक ही क्लास में होगा, ठीक। तो टोटल 3 डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस एग्जिस्ट। तो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी होंगी? 3 होंगी। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट पे। फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द रिलेशन A रिलेटेड टू B एंड ओनली if A minus B is divisible by 7 on integers। तो A minus B divisible by 7 मतलब mod 7 की बात होगी, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस बतानी है तो इंटीजर्स के ऊपर बतानी है, और A minus B divisible 7 मतलब A is congruent to B mod 7। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या, मोडुलो 7 लगने पर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं हो सकता, इसको काटो भाई। 7 रिमाइंडर कैसे आ जाएगा? 7 से भाग करने पर 6 तक रिमाइंडर आ सकते हैं, ठीक है। एंड ईच डिटरमाइंस 1 इक्विवेलेंस क्लास, 0 एक यूनिक इक्विवेलेंस क्लास बनाएगी, और 1 जो रिमाइंडर आएगा वो इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे, वो सारे एलिमेंट जिनका 2 रिमाइंडर आएगा वे सारे 2 की क्लास बनाएंगे। तो इस तरह से टोटल 7 क्लासेस बनेगी, और यही नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस पूछ रहा था। सो टोटल 7 इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। आ गया होगा आई थिंक समझ में, अब दिक्कत नहीं होगी, देखना अब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे धीरे धीरे। अच्छा, अब ये कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? इस क्वेश्चन को बताएंगे संदीप कुमार। संदीप भाई फटाफट करके बताओ। देखो, इफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए हैज एग्जैक्टली 4 इक्विवेलेंस क्लासेस। अब इसने दे दिया कि कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके अंदर एग्जैक्टली 4 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, देन द सेट इज पार्टीशनड इनटू। तो वो सेट कितने टुकड़ों में पार्टीशन हुआ होगा? तो सिंपल सी बात है, 4 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं तो 4 ही में पार्टीशन हुआ होगा। सो इक्विवेलेंस क्लासेस आर एग्जैक्टली द ब्लॉक्स ऑफ द पार्टीशन, हेंस 4 सबसेट्स में पार्टीशन हुआ है वो सेट। ये भी बात समझ में आ गई सर, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन बताएगा बताओ? नूर सबा बताएंगी, कुसुम बताएंगी और निशु शर्मा, ये 3 जनों को इसका जवाब देना है। क्या है सर? पूछो। कैन 2 डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस हैव अ कॉमन एलिमेंट? क्या किन्हीं 2 इक्विवेलेंस क्लासेस का कॉमन एलिमेंट हो सकता है? मतलब कोई भी एलिमेंट 2 क्लासेस में हो सकता है, ये पूछना चाह रहा है। अरे भैया भी तो एक्सप्लेन किया था, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नो, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। क्लियर है सर? बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है सर, थैंक यू सर, कितना अच्छा पढ़ाते हो सर आप, मजा ही आ जाता है एकदम पढ़ के। ओके भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सभी को थैंक यू ढेर सारा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अ सेट हैज 6 एलिमेंट्स। किसी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस? तो ये बताना भाई, किसी सेट के अंदर 6 एलिमेंट्स हैं तो उसकी कितनी पॉसिबल है इक्विवेलेंस क्लासेस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी पॉसिबल है, और कुछ नहीं दिया, बस ये दिया 6 एलिमेंट है। तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस अगर वो कहे तो एक ही पॉसिबल है कि वो सेट ऐसे का ऐसे आ जाए, ठीक है। क्योंकि ना इसने कोई मॉडुलो दिया ना कुछ और दिया, बस सिंपल ये कह दिया कि 6 एलिमेंट है एक सेट के अंदर। तो बताओ पॉसिबल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी है? तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम बता सकते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस हो सकती है कि वो सेट एज इट इज आ जाए, तो एक इक्विवेलेंस क्लास मिनिमम हो सकती है, ठीक। ऑल एलिमेंट्स आर इन वन क्लास। तो मैक्सिमम बताओ सर, मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस 6 हो सकती है, मतलब हर एक एलिमेंट अपनी अलग क्लास बना ले, मतलब एक एलिमेंट की एक अलग क्लास, दूसरे एलिमेंट की अलग क्लास, तीसरे की अलग क्लास। तो ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हो सकती हैं? 6 हो सकती हैं। ईच एलिमेंट फॉर्म्स 1 क्लास। इजी? यस सर, वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब हमें कौन देंगे? फटाफट बताओ कौन कौन देगा। तो दीपक चौहान, प्रकाश और भाई शालू शर्मा, ये 3 जने फटाफट मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे, और प्राची पाल को भी इस क्वेश्चन का जवाब देना है। हाँ जी सर, वी आर रेडी। रेडी? ओके, गो। एंड एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ 10 एलिमेंट्स। एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 10 एलिमेंट्स हैं। हैज 3 इक्विवेलेंस क्लासेस। और अब इसने बोल दिया कि सेट के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं और उसके अंदर 3 ही इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, और 2 के अंदर एलिमेंट है, टोटल 3 इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, और एक के अंदर है 2 एलिमेंट, दूसरी के अंदर है 3 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली,
ठीक है। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन द थर्ड क्लास, तो ये बताना है कि थर्ड क्लास के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। सीधी सी बात है सर, जो इक्विवेलेंस क्लास होती है वो सेट को पार्टीशन कर देती है ना, और इस सेट के अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स थे, और पहली क्लास के अंदर 2 है, दूसरी के अंदर 3, तो मतलब 5 एलिमेंट तो इसी 2 के अंदर चले गए, और टोटल 3 ही थी, तो मतलब तीसरी के अंदर 5 एलिमेंट होंगे, है ना। टोटल एलिमेंट्स 10, टोटल क्लासेस 3, एलिमेंट्स यूज्ड इन 2 क्लासेस, 2 + 3 = 5, हेंस थर्ड क्लास विल हैव 5 एलिमेंट्स। खत्म, था ना आसान? हाँ जी सर, बिल्कुल आसान था। ओके, आ जाओ अब लास्ट। यस, मजा आ रहा है भाई? क्वेश्चंस कैसे थे, एक बार रिव्यू जरूर देना क्वेश्चंस का। इक्विवेलेंस क्लास क्लियर हुआ या नहीं, कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा बता के जाएगा। ओके सर, बताएंगे बिल्कुल, ठीक है। ओके डेजी, आपके लिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन डेजी करेंगी, पीयूष मिश्रा और कौन करेंगी, रूबी वर्मा और रिचा मुदगिल। इन सभी बच्चों को नेक्स्ट सवाल करके दिखाना है। एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, आपको कॉपी में करना है। एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए हैज इक्विवेलेंस क्लासेस 1, 2, 3, 4, राइट द रिलेशन। और इस सेट ए की ना 2 इक्विवेलेंस क्लास गिवन है बस, 1, 2 एंड 3, 4। अब आपको इनका रिलेशन लिखना है, क्या होगा, ठीक। तो 1, 2 से जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वे बना लो, 3, 4 से जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वे बना लो, है ना, और फिर सबको मिला के लिख दो, वही इन इक्विवेलेंस क्लासेस का इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक। आपको पता है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 2 का स्क्वायर 4 बनेंगे। कौन कौन, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। ऐसे ही इसके भी 4 बनेंगे, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 4, 4। अब इनको मिला के लिख दो, रिलेशन आर आ जाएगा। ये लिख दिए और ये सारे लिख दिए। क्लियर, इस तरह से करना होता है काम। अब आ जाइए, इक्विवेलेंस क्लासेस का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ मैंने लगभग, भाई देखो वैसे तो क्या पता कितनी टाइप्स हैं, और जो आपके काम की थी वे लगभग कवर करने की पूरी कोशिश की है, ठीक। अब इनको जो बच्चा अच्छे से कर लेगा, समझ लेगा, उससे इक्विवेलेंस क्लास का तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई गलत क्वेश्चन आ जाए तो भले ही, ठीक है। एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, एक सेट ए गिवन है और इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट गिवन है, और उसके पार्टीशन गिवन है इस सेट ए के, ए कोमा बी, सी कोमा डी और ई। इस तरह से इसको पार्टीशन किया गया है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इसको कितने में तोड़ा गया, देखो 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी होंगी, 3। ईच ब्लॉक इज एन इक्विवेलेंस क्लास एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इज इक्वल टू 3। क्लियर। सेकंड पे आ जाओ, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन कितने बनेंगे, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 बनेंगे। इसके अंदर भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर 4 बनेंगे। एक एलिमेंट है तो 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी कंटेन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरफ लिख ही दिया। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर ए बी कंटेन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ordered pair for CD contains 2 का square is equal to 4 and now ordered pair of this single E element contains 1 का square is equal to 1। 4 + 4 + 1 9 ordered pair बनेंगे। Is it clear? तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब और भी हैं 8-10 क्वेश्चन, ये भी आपको करने हैं कई सारे, तो इनमें मैं आपको होमवर्क दूंगा साथ साथ ठीक है, और जो करवाने लायक होगा उसको मैं करवा भी दूंगा। ओके, तो चलिए आ जाइए, 8-10 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको और प्रैक्टिस करके और फिनिश कर देते हैं फिर। बस ज्यादा नहीं है, एक तो ये पेज है और ये पेज है, बस खत्म। ठीक है, फटाफट कर लो। इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, इक्विवेलेंस रिलेशन के, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। आर बी अ रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय ए बी बिलोंग टू आर इफ एंड ओनली इफ a - b इज डिविजिबल बाय 7 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो एक बात बताओ, पहले इक्विवेलेंस चेक करना है हमें, ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ये चेक करना है। तो पहले, और रिलेशन क्या गिवन है, a - b इज डिविजिबल बाय 7। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, और रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट लेने होते हैं। तो a - a 0 आएगा ना, और 0 तो 7 से भाग होगा ही होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो ये पक्का है। अगर a - b 7 से भाग होता है तो b - a भी तो 7 से भाग होगा। जैसे 8 - 1 7 है, तो 1 - 8 -7 हो जाएगा। 7 भी 7 से भाग होता है, और -7 भी 7 से भाग होता है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और रिफ्लेक्सिव, जैसे देखो मतलब a - b इज डिविजिबल बाय 7 है, और b - c डिविजिबल बाय 7 है, तो a - c भी डिविजिबल बाय 7 होगा। कोई एग्जांपल लेके बताते हैं, जैसे देखो
यही एग्जांपल ले लो, जैसे क्या एग्जांपल ले, बोलो, अपने मन से बनाओ एग्जांपल, जैसे मैं भी बनाता हूं, आप भी अपनी कॉपी में एग्जांपल बनाओ, एग्जांपल बना के और कमेंट सेक्शन में डालो फटाफट। देखो जैसे क्या बताना है, a माइनस बी डिविजिबल बाय 7 है, तो चलो कोई एलिमेंट लेते हैं 1, 1 माइनस 7, मैंने a ले लिया 1 और b ले लिया 7, ठीक है। फिर लेना b और c, तो एक ले लो 7 और दूसरा ले लो 14, है ना, 7 माइनस 14, हाँ। तो देखो a माइनस बी यानी कि 1 में से 7 नहीं भाई, b को 8 लेना पड़ेगा, है ना, b को 8 लेना पड़ेगा तभी तो वो -7 आएगा। और यहां देखो, यहां ऐसे यहां रख के कर लेता हूं, तो मुझे क्या लेना है, ऐसा लेना है a और b कि वे घटाने पर वो 7 से भाग हो जाए। तो मैंने a को ले लिया 1 और b को ले लिया 8, और इनको घटाएंगे तो आएगा -7, और -7 7 से भाग हो जाता है, ठीक है। अब b को ये 8 ही लेना पड़ेगा, b को, तो b को लिया 8 ले लिया, ठीक है। और c को लो, अब कोई ऐसा नंबर लो जो 7 से भाग कर दे घटने के बाद, तो मैंने c को क्या ले लिया 15 लो इसको 15, तो 15 करोगे 8 माइनस 15 करोगे तो -7 आएगा, और -7 7 से भाग होता है। तो अब चेक करना क्या a और c 1 माइनस 15 करेंगे तो 7 से भाग होगा, तो 14 आएगा, 7 से भाग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, हर एक सेटिस्फाई करेगा इसको, सो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाओ आगे। ऑन सेट ए 1 2 3 गिवन है, रिलेशन आर, रिलेशन इस तरह से गिवन है, विच प्रॉपर्टी फेल, 1 1 भी है, 2 2 भी और 3 3 भी है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो है। और रिफ्लेक्सिव यही कहता है कि ये तीनों जरूर आने चाहिए, उसके अलावा कोई आए या ना आए उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो ये तीन जरूर चाहिए, और आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक चेक करो, 1 2 है, 2 1 है, और ये सारे भी हैं, ठीक है, 1 2 1 है और 2 2 1 भी है, तो इसका मतलब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब इसके बाद है ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिविटी के लिए ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर, ये चेक करना हमें। तो ये तो सारे सेम ही थे, तो 1 2 है और ये 2 1 है, और 1 1 भी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये ट्रांजिटिव भी हर एक ट्रांजिटिविटी को फॉलो कर रहा है। तो विच प्रॉपर्टी फेल, कोई प्रॉपर्टी फेल नहीं हुई, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव सारी सेटिस्फाइड है, तो नन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको चेक करना इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, और रीजन बताना है डाउट ग्रुप के अंदर, हर एक बच्चा बताएगा, देखो कोई नहीं बताता, सिर्फ पूजा बताती है ना, हर सभी को बताना होता है भाई, ये होमवर्क होता है जो मैं ऐसे क्लास में क्वेश्चन दे देता हूं आपको दिमाग लगाने के लिए, तो मुझे डाउट ग्रुप में इसका जवाब मिलना चाहिए, और या कमेंट सेक्शन में मिलना चाहिए, ठीक है। हर एक दिमाग लगाएगा और मुझे डाउट ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे। ये आंसर तो मैंने दे ही दिया, आपको बताना है क्यों, ठीक है। इन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड बाय कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 4, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 4 मतलब 4 से भाग कर रहे हैं हम, जैसे ये था ना a माइनस बी डिविजल बाय 7 था, तो ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो 7 था, और अब की बार कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो कौन दिया है 4। पार्टीशंस z इनटू हाउ मेनी इक्विवेलेंस क्लासेस, तो एक तो 4 से भाग करने पर 0 रिमाइंडर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, तो इसकी टोटल एक तो 0 की क्लास बनेगी, एक 1 की, एक 2 की, एक 3 की, तो टोटल 4 इक्विवेलेंस क्लासेस पॉसिबल हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, बिल्कुल इजी। अब क्योंकि आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो तो इजी लगेगा ही, है ना भाई। अब आ जाओ यहां पर, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है, इसको खुद करना है क्योंकि ये सब मैं करवा चुका हूं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है ये रिलेशन, डिफाइंड ऑन ए कोमा बी बिलोंग टू आर इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब अगर ए का स्क्वायर करने पर, इस वाले ऑर्डर टपल का स्क्वायर करने पर और इस वाले का वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करने पर अगर दोनों बराबर आ जाएं तो वो इस रिलेशन के अंदर वो एलिमेंट होगा। देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी होंगी ये बताना है। तो एक बात बताओ भाई, ठीक है, आर एक रिलेशन दे दिया और नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, और ए कोमा बी बिलोंग टू आर है, मतलब ए कोमा बी जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ये इसी रिलेशन से आ रहा है, इफ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर, मतलब ए कोमा बी रिलेशन आर में जब कहलाएगा जब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर होंगे। देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी होंगी, तो इसका ऑप्शन होगा डी, इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि सिर्फ 1 1 2 2 3 3 यही ले सकते हैं, है ना। 1 1 जो है वो 2 2 में नहीं आ सकता, 2 2 जो 3 3 में नहीं आ सकता, तो एक जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में है
अगर n नेचुरल नंबर है तो इतनी उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस कितनी होंगी? इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेचुरल नंबर। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इक्विवेलेंस क्लासेस अंडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये आपको खुद करना है, इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है। रिलेशन आर ऑन इंटीजर ए रिलेटेड टू बी एंड ए माइनस बी इज इवन, इसको भी खुद करना है। अगर ये रिलेशन गिवन है कि ए माइनस बी इवन है, तो जीरो में से जीरो घटाओगे तो जीरो इवन और दोनों होती है, ठीक है। और ज्यादातर हम जीरो को इवन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। बाकी जीरो इज जीरो, ये रिजल्ट होता है कि जीरो इज नाइदर इवन नॉर ओड वैसे तो, बट जीरो को इवन में ही कंसीडर करते हैं, हम ओड में कंसीडर नहीं करते। अगर करना भी पड़ जाए तो जीरो माइनस जीरो इवन हो गया, ठीक है। और 1 माइनस 1 सब जीरो आएंगे, और 2 माइनस 2 3 माइनस 3 सब जीरो के इक्वल आएंगे, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ए माइनस बी करेंगे, अगर इवन है तो बी माइनस ए भी इवन होगा, ठीक। तो सिमेट्रिक भी है। अगर ए माइनस बी इवन है और बी माइनस सी इवन है तो ए माइनस सी भी इवन होगा। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। जिसको जो क्वेश्चन ना समझ में आए तो पहले इसको जेमिनी से चेक कर लेना और फिर डाउट ग्रुप में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर रिलेशन ए रिलेटेड टू बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी mod 5, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 बतानी है क्या होगी। तो 2 को इसमें पुट करो, mod 5 लगाओ, तो 2 पे mod 5 लगाओगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, है ना। तो वे सारे एलिमेंट होंगे अब इसके अंदर जिन पे mod 5 लगाने पर 2 रिमाइंडर आता है। तो देखो कौन कौन होगा। तो 2 पे mod 5 लगाएंगे 2 आएगा, तो और भी तो हो सकते हैं, अकेला 2 जरूरी थोड़ी है। अब यहाँ पे आ जाओ, 7 पे mod 5 लगाएंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, इस पे भी 2 आएगा और इस पे भी 2 आएगा, बट और भी तो हो सकते हैं एलिमेंट। तो इसके अंदर वे सारे इंटीग्रल एलिमेंट्स होंगे जिन पे mod 5 लगने पर 2 रिमाइंडर आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बच्चा क्या देखेगा, रिमाइंडर 2 2 2 आ रहा है, इसी को बोल ना, और भी तो हो सकते हैं भाई, उनको भी तो कंसीडर करो। तो इसलिए सारे इंटीजर्स को कंसीडर कर लिया इसमें जिनका रिमाइंडर 2 आता है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर रिलेशन ऑन इंटीजर्स ए रिलेटेड टू बी, अब रिलेशन क्या दिया इसने, देखो, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, मतलब जिनकी कार्डिनलिटी सेम है वे सारे इस रिलेशन के अंदर हैं और ये इंटीजर्स के ऊपर है। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 इज, तो 3 की इक्विवेलेंस, अच्छा भाई कार्डिनलिटी नहीं है ये, सॉरी, ये मोड है, ठीक है, मोड है। तो इसके अंदर, इस रिलेशन के अंदर वे सारे एलिमेंट्स एक क्लास में होंगे जिनका मोड लगाने पर सेम आता हो। मोड लगाने पर मतलब जो इक्वल हो जाते हो। तो देखो 3 पे मोड लगाने पर 3 आता है, लेकिन -3 पे भी तो आता है, तो वो भी तो इसी क्लास में होना चाहिए था, नहीं लिया। 3 और -3 पे मोड लगाएंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखो 3 -3 और 0, गलत बात, 0 थोड़ी आएगा, 0 पे मोड लगाएंगे तो 0 ही आएगा, तो बराबर कैसे होगा, सी गलत हो गया। इनफाइनाइट सेट बिल्कुल गलत भाई, 1 2 3 इनफाइनाइट सेट में कैसे, अरे एक एलिमेंट पे मोड लगा दोगे तो क्या सारे बराबर हो जाएंगे, नहीं, सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आ जाओ अब आगे, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ फाइनाइट सेट ऑफ 12 एलिमेंट्स, इसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, एंड इट पार्टीशंस द सेट इनटू 4 इक्विवेलेंस क्लासेस, 12 एलिमेंट्स हैं और ये सेट को पार्टीशन करता है 4 इक्विवेलेंस क्लासेस में, और इक्वल साइज की है सारी की सारी। देन ईच क्लास कंटेन, तो सिंपल सी बात है, 3 चौके 12 होता है और सारी इक्वल साइज की हैं और 4 इक्विवेलेंस क्लास बनानी है, तो इसको पार्टीशन कर देगा 3 3 3 3 3, तो 3 3 के पार्टीशन में बांट देगा, तो एक में 3 एलिमेंट होंगे क्योंकि इक्वल साइज बोल दिया ना, था ना इजी। अब आ जाओ, हाँ सर बिल्कुल इजी है। द रिलेशन ए रिलेटेड टू बी, और अब की बार रिलेशन क्या दिया है कि अगर ये इनका जीसीडी 1 होगा ना, जब ये एक दूसरे से रिलेटेड माने जाएंगे ऑन नेचुरल नंबर, सो क्या बताना, क्या ये इक्विवेलेंस होगा। भाई इक्विवेलेंस होने के लिए तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, जैसे 2 और 2 ले लिया मैंने, 2 और 2, और अगर मैं 2 और 2 लूं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के मुझे सेम एलिमेंट चाहिए, तो 2 और 2 का जीसीडी 2 आएगा, 1 थोड़ी आएगा, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, तो इक्विवेलेंस कट गया, रिफ्लेक्सिव भी कट गया। सिमेट्रिक चेक करते हैं, अगर ए और बी का जीसीडी 1 है तो बी और ए का भी जीसीडी 1 होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, सिमेट्रिक होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आ जाओ, ये है असर्शन और ये है रीजन, मतलब पहले ये स्टेटमेंट पढ़ो, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ ए, एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, कोई सेट ए है उस पे कोई इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है, डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ ए, ठीक है। अब इसका रीजन, इस असर्शन का रीजन ये होगा या नहीं होगा, ये बताना है। इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट एंड देयर यूनियन इज द होल सेट,
ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। तो यही तो बात होती है कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं वे डिसजॉइंट होती हैं और उनका यूनियन पूरे के पूरे सेट के बराबर होता है। ठीक, तो असर्शन क्या थी? एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइंस अ पार्टीशन ऑफ ए। ठीक, कि उससे हम सेट का पार्टीशंस कर सकते हैं और जो पार्टीशंस आएगा उनको हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं, जो कि डिसजॉइंट होंगी एंड देयर यूनियन इज द होल सेट। तो ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है और आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर। तो इसी के साथ भाई हमने कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस और सारी चीजें कर ली हैं। ठीक, जितना मैंने हो सकता था बेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन फंक्शन इस पूरी यूनिट को कंप्लीट करवा दिया है और इसकी पीवाईक्यू पीडीएफ और हैंड रिटन नोट्स पेड बैच में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर कोई अभी तक भी ऐसा इक्का दुक्का बच्चा रहता है जो पेड बैच में आना चाहता हो तो भाई इतना मत सोचो, आपको पता चल रही रहा होगा यार, इतने दिन क्लास लेते हो गए कि बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं और मेहनत लगा के काम कर रहे हैं और आपसे भी मेहनत करवाएंगे। तो आप इतना मत सोचो और बैच में तुरंत एनरोल हो जाओ। बैच 2 स्टार्ट हो गया है। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, 1000 रुपीज मंथली फीस रखी गई है सिर्फ 30 बच्चों के लिए, जो स्टार्टिंग के 30 बच्चे होंगे। उसके बाद अगर कोई आएगा और एनरोल होना चाहेगा तो उसके बाद फीस 1200 कर दी जाएगी। अभी फीस वही जो स्टार्टिंग में रखी गई थी, फर्स्ट बैच जब लॉन्च हुआ था वही फीस अभी तक है। ठीक है, तो आप एनरोल कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।